उसी की बहन भेजकर ही उनकी ऐसी की तैसी की। ये मंत्री है कंत्री है मुझे मालूम है, उसका तो यहाँ पर उसको तो कंडम करना चाहिए। ऐसे आदमी, ये पहला भी मैंने उदाहरण बताया, दूसरा उदाहरण भी ये है। तो ये चीजें आपके पीछे होते हैं। तो जब तक आप अपने लोगों को काबू में नहीं रखते, कंट्रोल नहीं करते, वैसा रिएक्शन दूसरे की तरफ भी आता है। और दूसरे के तरफ से अगर ऐसा रिएक्शन कोई आया तो आप क्या कहते हैं? देशद्रोही। देशभक्ति नहीं इनमें, सिर्फ देशभक्ति का गुत्ता तुमने ही लिया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया तुमने, बाकी के पास किसी के पास खून नहीं। खैर मेरे खून बहता है, लेकिन अंदर सिंदूर डाले तो खराब हो जाता, नहीं मुश्किल होता ना। तो सिंदूर तो सौभाग्य बचाने माँ इसे करते हैं। तो ये जहां जो कुछ बोलना आता है उसको जोड़ के बोलते जाते हैं। सर, उन कटे पिटे लोगों को हमने उनकी बहन भेजकर ही उनकी ऐसी तैसी की। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मंत्री के कड़े शब्दों में निंदा की और खंडन किया। क्या लड्डा साहब आप इसको बाहर निकालेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने ही अगर खंडन किया है हाँ अब हाँ बोल रहे, इसीलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट एक मंत्री को अगर ये कहता है और उसको कंडम करता है तो आप तो इजीली उसको निकाल दो, दूसरे को ला। आपके पास तो इतने भरे हुए लोग हैं और भाग रहे। आपके ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स को देखकर भागत, उसमें से किसी को करो। सर, शहीद आर्मी मेजर विनय नरवाल की विधवा को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और हमारे विदेश सचिव यहीं बैठे थे, वो भी अब पैसे की बात कर रहे। तो हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का विदेश मंत्री प्लीज सर, प्लीज हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का निशाना बनाया गया। मैं पूछता हूं, इन शर्मनाक बयानों पर बीजेपी सरकार ने क्या कार्रवाई की और क्या एक्शन आपने लिया? ये यहाँ पर आपने नहीं बताया। देशभक्ति पर बड़ी बड़ी बातें करने में मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इतना बड़े बड़े बातें वो करते हैं। मंत्री बैठ के क्या कर रहे हैं सर? आप बैठ के शांति हो जाएगी। जयराम जी आप बैठे और शांति हमको सुन रहे हैं। प्लीज सर, आप सदन डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज फाइनेंस मिनिस्टर वांट्स टू टेल समथिंग। सर, आप सवाल उठाने वाले कर रहे हैं सर, आम और नागरिकों को माननीय जयराम रमेश जी, मोदी जी तीन का मंत्रीगण बात कर रहे हैं, जोड़ हर नहीं एक है। इनके विषय पर का सवाल ऊपर ही हमसे इधर पूछे, बात हो रही है और उनको सुन आप भी सवाल रहे। उठाने वाले इतना गुस्सा से आम और नागरिकों जवाब को भी देंगे गिरफ्तार हमारे समय करते सब जब आएगा। पीछे से लेकिन इतना गुस्से का आवश्यकता नहीं है। अपनी पार्टी के लोग शहीदों का, सेना का अपमान करते हैं, लेकिन जब इनके अपनी पार्टी के लोग शहीदों का, सेना का अपमान करते हैं तो मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं, चुप्पी क्यों साधे हैं? इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो सर, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं और साफ कहना चाहता हूं कि पहलगांव में हमले और ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी द्वारा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई।
और वही कर रहे हैं अभी भी, हर स्टेटमेंट में, हर बयान में, हर वक्त यही बात करते हैं पॉलिटिक्स की। अब मैं समझता हूं इससे उनका काम बनने वाला नहीं है। देश के लिए हमको लड़ना पड़ता है, सब मिलके काम करना पड़ता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि किसी को दोष देके वो खुद अपने आप को बचाने ला चाहते हैं। सर डिप्टी चेयरमैन जी, अब मैं सीज फायर पर आता हूं। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमारी सेना ने जोरदार अटैक किया। हम फ्रंट फुट पर थे, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, ऐसा आपका कहना है। अब अरे मैं था क्या, उनके पास है सब फाइल, वो सब करते हैं, तो आपको क्यों चिंता है भाई? तो आपका कहना है, हम जब सरकार के ओर से कोई बयान आता है तो उसमें सही चीजें होंगे यही समझते हैं, लेकिन फिर अचानक युद्ध विराम की घोषणा हुई। सवाल यह है कि घोषणा किसने की और कहां से हुई और किस जगह से हुई, यह हमको मालूम करना था। सर, इस सीज फायर की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं की, विदेश मंत्री ने नहीं की, रक्षा मंत्री ने भी नहीं की, बल्कि वाशिंगटन से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की। उन्होंने दावा किया और उन्होंने दावा किया कि आई स्टॉप्ड, सर इन्वर्टेड कामा में, आई स्टॉप्ड ए वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये ट्रंप ने कहा, हम सभी ने सुना, वो भी सुने, सुनने के बाद भी ये सब ऐसा हो रहा है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। सर, राष्ट्रपति ट्रंप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 29 बार ये बात दोहरा चुके हैं। अब मेरे भाषण खत्म होने तक 30 हो जाएगा। सर, राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार ये भी कहा कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल कर युद्ध रुकवाया। ये जो ट्रेड का उन्होंने धमकी दी और धमकी देकर उन्होंने युद्ध रुकवाया। और अब ये ट्रेड की बात किसके फायदे के लिए की? कौन है वो महाशय? देश बेचकर पैसा कमाना चाहता है? कौन व्यक्ति है वो? और उसके सपोर्ट में कौन लोग ठहरे हैं? क्या प्रधानमंत्री ठहरे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, वो बड़े देशभक्त थे। और कौन ठहरे? शाह साहब ठहरे? नहीं, वो तो कभी ठहरेंगे नहीं, ऐसी गलत बातें नहीं करेंगे। फिर किसने किया? अदानी के पीछे कौन है? प्लीज बैठकर कमेंट नहीं, मिस्टर शक्ति सिंह गोयल, राष्ट्रपति, it's completely wrong, it will not go on the record and you are not allowed to speak like this. Please, I warn you, मिस्टर शक्ति सिंह गोयल, नो, आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप अलाउ नहीं कर रहे हैं कि बोले। प्लीज, दिस ने will not go on the record. प्लीज, माननीय प्रधानमंत्री के कोई टिप्पणी नहीं, प्लीज। बार बार ये भी कहा कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल कर युद्ध रुकवाया। अब ये ट्रेड की बात किसके फायदे के लिए हुई? कहीं आपके मित्रों के फायदे के लिए तो नहीं? मोदी जी गालियों तक का हिसाब रखते हैं। मोदी जी गालियों तक का हिसाब रखते हैं। कौन कितने गालियां दिया, किसने दिया, इसका हिसाब रखते हैं। लेकिन भारत के सम्मान के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप की बात मोदी जी क्यों चुप बैठे हैं? क्यों चुप्पी साधे हैं? सर, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 5 जेट्स गिराए गए
कौन से हैं? अगर हम तो आपका उनका ये नहीं बोल रहे। जब ट्रंप बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है, उसके प्रचार के लिए जाते हो, उसके चुनाव के लिए जाते हो, इस बार फिर एक बार ट्रंप, फिर एक बार ट्रंप। अरे कोई विदेशी देशों में जाकर किसी प्राइम मिनिस्टर का प्रचार कोई देश करता है? आज तक कोई नहीं किया। हाँ? तो सर, तो वो कहने दो, नहीं, वहाँ जज की राय है। कौन कहा, हम ये नहीं पूछते उनके इनके, ये कौन से थे, क्या है, ये आप ही को हवालों, आप इसको बता सकते हैं। मोदी जी से देश जानना चाहता है, वो साफ साफ कहे कि हमारा एक भी जट नहीं गिरा, क्योंकि नहीं, ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कहा, जो उनका दोस्त है, रोज कभी मिले तो गले लगा लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं और सब बातें करते हैं, तो ये कोई बात छुपी हुई नहीं, वो करना चाहिए और देश को बताना चाहिए। और हमारे राजनाथ सिंह साहब वो झंझट में नहीं पड़ते और ज्यादा इसमें भी नहीं जाते, सच है बताते हैं, कम से कम ये सच्चाई तो हमको बताओ। सर, डिप्टी चेयरमैन जी प्रधानमंत्री जी से माननीय एलओपी, माननीय रक्षा मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, चूंकि आपने नाम लिया है, ही हैज राइट टू स्पीक, आपका नाम लिया है इसलिए आपको अधिकार है बोलने का, आपका नाम लिया है इन्होंने इसलिए आप बोल सकते हैं, प्लीज आप बोले। आपने नाम लिया इसलिए उनको बोलने का हस्तक्षेप का अधिकार है, प्लीज आपने नाम लिया। माननीय रक्षा मंत्री, सभापति महोदय, कल हमारे विदेश मंत्री ने लोकसभा में ये पूरी तरह से स्पष्ट आई एम नॉट यील्डिंग सर। सर, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ यील्डिंग, आपने उनका नाम लिया, उनको बोलने का अधिकार है, प्लीज आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी, आप बोले। अरे बाद में आप जवाब दो, अथवा बाद में जवाब दो। घटना हुई थी तब से लेकर आज तक हमारे प्रधानमंत्री की कोई भी बात ट्रंप के साथ नहीं हुई है, यह बात हमारे विदेश मंत्री ने क्लैरिफाई कर दी है। हो गया, मैं समझता हूं कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद फिर बोलने का कोई औचित्य नहीं है सर। और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, सर, किसी के दबाव में यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर यदि स्थगित हुआ है तो पाकिस्तान के मैं यील्ड नहीं हुआ, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर वहाँ के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया है। नहीं, वो बात बाद में सफाई दो ना, अरे तो समाप्त करिए साहब, तब जाकर यह राजनाथ सिंह जी स्थगित हुआ है। अभी नड्डा साहब बचे हैं, होम मिनिस्टर बचे हैं, वो सब डिफेंड करते हैं। आप जरा नहीं है, खामोशी से सुनिए, प्लीज खामोशी से सुनिए। अभी नड्डा बचे हैं जवाब देने के लिए और होम मिनिस्टर भी फिर आएंगे, अपना बात कहेंगे। छोड़ो उनके लिए कुछ, हम प्राइम मिनिस्टर से भी पूछ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं इसको कंडेम किया। ये झूठ है, मेरे पास उतनी ताकत है और हम हिम्मत से काम करते हैं। कोई थर्ड पार्टी को हम कभी एंटरटेन नहीं करते। हमारी पॉलिसी है कि थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना, ये हमारी पॉलिसी। लेकिन इस पॉलिसी के खिलाफ क्यों गए आप? तो दोनों मिलके बात करके सुलझाने वाले, आपके दोनों ऑफिसर्स मिलके अगर सुलझाने वाले हैं, थर्ड पार्टी इसमें कोई नहीं है। हमारी तो पहले से पॉलिसी है कि हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके कोई समझौता नहीं करना, हम खुद अपने आप को समझौता करना चाहिए। ये भी पॉलिसी के खिलाफ चलेगा। और सर, मैं अब सीधे सीधे दो चार इसके प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब देंगे मुझे। मैं क्योंकि हमारा सवाल ज्यादा प्राइम मिनिस्टर से है। अब इन्होंने जो रिपोर्ट लाए वो डिफेंस मिनिस्ट्री का रिपोर्ट लाए, लेकिन हम चाहते हैं मोदी जी को क्या हुआ, इतना चर्चा हो रहा, यहां नहीं वहां नहीं, फिर कहां है, आकाश में बैठे क्या? सर, पहला
किन शर्तों पर, आप सुनिए, किन शर्तों पर ये सीज फायर हुआ और पाकिस्तान बैकफुट पर होने के बावजूद अपने इसे क्यों स्वीकार किया? सर, नंबर 2, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें इंटरफियर किया? अगर हाँ, तो किसके कहने पर और किन शर्तों पर आपने किया? तीसरा, क्या यूएस प्रेसिडेंट ने ये सीज फायर कराया जैसा वो बार बार दावा कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या ये भारत की नो थर्ड पार्टी मेडिटेशन की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है? तो ये भी जवाब होना चाहिए। सर, चौथा, क्या हमें ट्रेड थ्रेट्स या अन्य इकोनॉमिक ब्लैकमेल के कारण ये सीज फायर होना या इसको मानना पड़ेगा? ये सब 4 सवाल मैं आपके सामने रखा हूं। खैर, अंत में इसको प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे। उनसे उनका तो थोड़ा मुंह खुलवाए, क्योंकि बाहर बहुत हिम्मत करे आए, आकर बोले। सर, अब फॉरेन मिनिस्टर तो चले गए, लेकिन मैं डिफेंस मिनिस्टर को सुनवाना पड़ता। सर, पहलगाम के बाद जो कुछ हुआ उससे मोदी जी की 11 साल की फोटो खिंचाने, हाथ मिलाना, जबरदस्ती गले लगने वाला, यही फॉरेन पॉलिसी हो गया। सच सामने आ गया। सिर्फ इवेंट बाजी से विदेश नीति नहीं चलती कि देश के लिए एक स्पेसिफिक विदेश नीति बनाना होगा और वो विदेश नीति के ऊपर हम सबको चलना होगा। अगर ये सब छोड़ के इसके साथ फोटो लिए, अगर वो दूर भी है तो ऊपर गिर के फोटो लेना, ये सब जरा अच्छा नहीं दिखता। और जिसको आप विश्वगुरु मानते हैं, जिसकी तारीफ इतनी हो रही, इंदिरा गांधी के साथ कभी कंपेयर करते हैं, नेहरू जी से करते हैं, अब फिर कल ट्रंप और उनकी तो दोस्ती है। खैर, मैं कुछ नहीं बोल सकता कि उन्होंने यहाँ तक अपनी बातें कर रहे हैं और वो भी खुश है। और जो उसी लिए तो हमारे जो चेयरमैन साहब थे चले गए बेचारे। विषय पर लौटे प्लीज। सर, फॉरेन पॉलिसी सच सामने आ गई। इवेंट बाजी बंद करो और विदेश नीति पक्का करो और उसी से तहत चलने की कोशिश करो। सर, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े बड़े इवेंट के बावजूद भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सुरक्षित नहीं हो पाए, क्योंकि इतनी दोस्ती गहरी होने के बावजूद भी आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। एक भी देश, यहां तक कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान की खुलकर स्पष्ट शब्दों में निंदा नहीं की। पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट पर किसी भी देश ने कुछ नहीं कहा। तो ये दर्शाता है कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ कोई आने वाला नहीं है, ये इससे दर्शाता है। सर, इतिहास में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में खाने पर बुलाया। यूएस सेंट्रल कमांड चीफ ने पाकिस्तान को काउंटर टेरर ऑपरेशन में फेनोमिनल पार्टनर यानी पक्का साथी, तो पाकिस्तान हमारा पक्का साथी है, ये व्हाइट हाउस ने, वहां के सेंट्रल कमांड ने कहा। तो आप ही बोलिए, एक तरफ वो लोग कंडेम भी कर रहे हैं और कोई आपका दोस्त बनने को तैयार नहीं है, तो दूसरे तरफ आप हर एक गले मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा ले रहे हैं, कोई पीछे ठहर रहा है तो आगे ले रहे हैं। तो ये सब काम कर रहे हैं, क्यों? कई के लिए
अरे आपकी इज्जत ऐसा रहना चाहिए, कहीं आप कोने में भी ठहरे तो आकर आपको बुला लेके सेंटर में ठहरा, उसको कहते हैं उसका व्यक्तित्व। लेकिन उनको क्या मालूम है, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो ये, और दूसरी बात साहब, सीज फायर के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए बड़े आर्थिक सहायता का पैकेज घोषणा की। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों संस्थाओं के बोर्ड में भारत ने एक पैकेज का विरोध क्यों नहीं किया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों संस्थाओं के बोर्ड के भारत ने इन पैकेज का विरोध क्यों नहीं किया? ये जो IMF, वर्ल्ड बैंक एक पाकिस्तान को आर्थिक मदद दिलाने में वो लेने में सक्षम हो गए, वही पैसा टेररिस्ट को जाता, आपने कहा। सभापति महोदय, मैंने पहले भी किया है और बाद में भी सर, और इसीलिए लोकसभा में बोलते हैं मैंने किया है सर, और राज्यसभा मैं में आपको बोलते और भी मैं और आपको और भी बताना चाहता हूं कि डिप्टी चेयरमैन साहब, प्रधानमंत्री चुप क्यों है और क्यों इसका विरोध नहीं करे? हमको भी कारण बताइए, क्योंकि हम तो आपको कहे हैं, आपके साथ हैं देश के रक्षा के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए। हम तो सभी साथ खड़े हुए हैं, सारे अपोजिशन के पार्टी के लोग और रूलिंग के लोग भी, सब चंद लोग सभी साथ में हैं। तो मेरा एक जो कहना है, ये कहना है कि इतने लोग तुमको दोस्ती तुमने बनाई, लेकिन एक दोस्त भी तुम्हारा साथ नहीं दिया और उल्टा तुम्हारे विरोध में रहने वाले लोगों को उन्होंने पैसे से मदद करवाया और सारी चीजों की मदद उन्होंने की। जिन्होंने अवार्ड भी दिया वो भी नहीं खड़े। सर, डिप्टी चेयरमैन ने, जब प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे तब 3 शीर्ष डिफेंस ऑफिशियल्स ने महत्वपूर्ण खुलासे किए। कौन से खुलासे? पहला खुलासा है 30 मई 2025 को CDS जनरल अनिल चौहान सिंगापुर में बोले कि ऑपरेशन के पहले 2 दिनों में टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई। ये मेरा नहीं साहब, ये उन्हीं की बात है। उन्होंने ये कहा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिट्स टू लूजिंग एयरक्राफ्ट, रेक्टिफाइंग प्लान टू हिट पाक डीप। और उन्होंने खुद इसको माना है। और मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके लोग बाहर बोलते हैं तो हमसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाई CDS एडमिट्स टू लूजिंग एयरक्राफ्ट, इसको तो बोलते हैं उन्होंने, लेकिन आप नहीं बोलते। ठीक है, ये आप ही का आदमी है, आपका ऑफिसर है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं इसके बारे में आपकी क्या राय? सर, 30 मई 2000 को CDS जनरल अनिल चौहान सिंगापुर में बोले कि ऑपरेशन के पहले 2 दिनों में टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई। और दूसरा, 30 जून 2025 को इंडोनेशिया में डिफेंस अटैची ने कहा कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स ने मिलिट्री डिसीजन मेकिंग को हैम्पर किया। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जल्दी डिसीजन नहीं ले रही है, इसके लिए हमारे को ये दिक्कतें आई है, उन्होंने कहा। यानी ये सरकार की गलती है, सरकार समय पर उनको मदद नहीं की, उनकी बात नहीं सुनी, इसीलिए ये हुआ। ये कौन कहते हैं? लॉस्ट जट्स एज ऑर्डर्स वेयर टू नॉट स्ट्राइक पाक फोर्सेस। We did lose some aircraft, and that happened because of the constraint given
by the political leadership to not attack the military establishment and their Pakistan air defenses. अरे हार्डन आप एक तरफ देते हो और दूसरे तरफ आप कहते हो कि लड़ाई हमारे लोग लड़ेंगे 100 कितना फीट 100 माइल तो नहीं बोले 100 किलोमीटर अंदर घुस के हमने ये किया। अब बोल रहे हैं कि आपके डिफेंस ऑफिसर्स कि हमको निर्णय ही नहीं लेने नहीं देते और निर्णय नहीं लेने की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये उन्होंने बताया, हमारा नहीं ये कहना, तो उनका है। सर दूसरा 4 जुलाई 2025 को उपसेना प्रमुख ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से ही लड़ रहा था, पाकिस्तान से नहीं चीन से ही लड़ रहा था। ये बातें उन्होंने कहा। चाइना गेव पाकिस्तान लाइव इनपुट्स ऑन इंडियन डिप्लोमेट। खेलो झूले में खेलो उनके साथ, हाँ अहमदाबाद में झूले में खेलो। ये आज आपकी का एक ऑफिसर ये कहता है, ये मैं बता रहा हूं आपको। और सर ये जुलाई 25 को ये हो गया, फिर उसके बाद ये वही चीन है जिसे मोदी जी ने गलवान क्लैश के बाद क्लीन चिट दी थी और 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने कहा था ना तो कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। हमने कहा साहब आप सत्य बोलो, आप दिल खोल के बोलो, मैं बैठ जाता हूं। ये बोले या नहीं बोले ये बोलो, आप तो झूठ नहीं बोलते मैं समझाता, लेकिन मैं पहले बोलता था मोदी जी को झूठ जबकि 15 लाख 2 करोड़ MSP वो ये झूठा संसदीय शब्द है, तो झूठा संसदीय शब्द, झूठा संसदीय शब्द है, झूठा संसदीय शब्द है। अरे असत्य साहब, और पार्टी ने जो समय दिया था उससे अधिक समय आप पार्टी का ले रहे हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आपकी पार्टी का समय जा रहा है, आपकी पार्टी का। ठीक है, ठीक है, ये मेरी गलती हो गई, मेरे को इंटरफेयर भी कर रहे ना सर, वो भी टाइम थोड़ा काटो। सो ये वही क्लीन चिट दी थी और 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने कहा था ना तो कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना और चाहूंगा कि हमारे डिफेंस ऑफिशियल्स में के स्टेटमेंट्स पर उनका क्या कहना है और आपका क्या कहना है। रक्षा मंत्री जी का कहना क्या है, प्रधानमंत्री जी का कहना क्या है कि ये सब जो मैंने आपको इतने सभी कागज दिखाए ये तो ऑथेंटिक है, फिर ऑथेंटिसिटी करो मत बोलो, ये ले लो नहीं तो आप देख लो ढूंढ लो, तो ये आपकी है। सर और एक सभापति जी, उपसभापति जी, हकीकत यह है कि हम सांसदों को अंधेरे में रखा गया, हमें सभी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही थी और आज भी हमको माध्यम के जरिए ही मालूमात मिल रहे हैं। तो सर असल में किसी भी इंफॉर्मेशन या जानकारी को पहले संसद के सामने रखना चाहिए और खासकर ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में आप अगर हमको अवगत कराएंगे तो क्लैश नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता। देश के इतने चंद बातें जो नहीं कहना है आप कहने के बाद हमको भी कहना पड़ता है, तो देश बड़ा है, इसको अगर लेकर आप सबसे राय लेके मशवरा लेके अगर बढ़े तो देश को अच्छा होगा। सब मैं और एक बात आपको कहना चाहूंगा साहब, सेंसिटिव मैटर्स की चर्चा के लिए हम स्पेशल सेशन की मांग कर रहे थे, तो उस वक्त आप सभी ने कहा कि हम इस बात को, हाँ, जो हमने
आपसे रिक्वेस्ट की थी तो आपने ये बात को आप कह रहे थे। अरे तुम कौन होते मुझे बिठाने वाले? अरे मेरे को कोई नहीं बिठा सकता, सिर्फ मेरे लीडर बिठा सकते हैं, मेरे लोग जो चुन के लाते हैं वो बिठा सकते हैं। सर सिर्फ अभी 5 मिनट लूंगा आपका। आपकी पार्टी का समय जा रहा है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर। डिप्टी चेयरमैन, हम मांग करते हैं कि देश के सबसे सुरक्षित इलाके में हुई सुरक्षा और इंटेलिजेंस की इन गंभीर खामियों और गलतियों पर समयबद्ध तरीके से जवाबदेही तय की जाए। कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद उस समय की सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद विदेश मंत्री जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम ने की थी। और उनका ये जो फ्रॉम सरप्राइज टू रिकॉर्डिंग द कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट, ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करो। कहाँ गलती हो गई, क्या हो गई, सब कुछ बाहर आएगा। हर चीज को आप छुपाते रहेंगे तो और मामला बढ़ जाएगा। ये तो उन्हीं के पिताजी ने वाजपेयी के समय पर रिपोर्ट तैयार की थी, तो कम से कम वो कीजिए, इसको ढूंढ निकालिए क्या गलतियां हो गए। तो ये भी आप करने को तैयार नहीं है। सर दूसरा, मैं आपसे विनती करूंगा कि इस कमेटी ने 15 दिसंबर 1999 को रिपोर्ट दी और 23 फरवरी 2000 को इसे दोनों सदनों में रखा गया। हम डिमांड करते हैं कि इस मामले में भी ऐसी ही समीक्षा हो। हम डिमांड करते हैं, आप रखिए किसकी गलती हो गई, किसकी चीख हुई, ये देश के इंटरेस्ट में है। हमको ये नहीं चाहते कि आपको ह्यूमिलेट करना या आपका इंसल्ट करना, आपको कुछ कहना, नहीं, वो हम नहीं सीखे। हम मदद करने का सीखे हैं, लेकिन किसी को दोष देने का नहीं सीखे। देश बड़ा है, इसीलिए हमको मिलकर काम करना है। मैं प्रधानमंत्री से ये भी कहूंगा कि अपनी सारी गलतियों और विफलताओं के लिए कांग्रेस को ब्लेम करना बंद करो। और उनके शिष्यों से भी ये कहना चाहता हूँ, अरे भाई तुम्हारा काम तुम करो, हमको दोष देने में कुछ आपको मिलेगा नहीं, प्रत्युत्तर मिलेगा, आप उसका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये लीडरशिप का मतलब होता है कि जिम्मेदारी लेना, ना किसी को दोष देना। आप लीडर्स हैं, आप जिम्मेदारी लो। प्रधानमंत्री जी बोलो आप, लेकिन मुझे समझता है आज नहीं कल वो यहाँ इंटरवेन करेंगे, उत्तर नहीं देंगे, इंटरवेन करेंगे, क्योंकि वो दूसरों को जवाब देना नहीं चाहते। वो छोड़ दिए अपने दोस्तों को, मिनिस्टरों को, तुम जाओ कुछ भी कहो, जो आपको कहना है, तो मैं आकर फिर बाद में कुछ। ये कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसा नहीं है, कभी ना कभी डिबेट में पार्टिसिपेट करता ही है, लेकिन 11 साल में इन्होंने कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं, घर में आके बैठते नहीं सदन में, और अगर आए तो भी वो, मैं उस हाउस में बोला था एक बार, वो जब आ रहे थे तो सुषमा स्वराज जी ने बोला कि आ गए, उनका दर्शन लो, उनके बोले। तो मैं बोला दर्शन लेने को क्या वो भगवान है? तो पूरा हाउस हंस पड़ा। हाँ, तो ये उन्होंने ये हाउस में ऐसा हुआ, फिर भी वो इनको सबको मालूम है, अपने राजनाथ सिंह साहब को, सबको। तो मेरा कहना यही है कि एक व्यक्ति को बढ़ावा इतना भी मत दो, उसको भगवान मत बनाओ। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से
आया हुआ आदमी को डेमोक्रेटिकली उसको जितनी इज्जत मिलनी है दो, लेकिन उसको भगवान बनाकर उसकी पूजा मत करो, उससे देश का नुकसान होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा, भक्ति इन रिलीजन इट में सॉल्व टू दिस सोल, और भक्ति इन पॉलिटिक्स वो डिक्टेटरशिप के तरफ जाता है। तो इसीलिए डिक्टेटर मत बनाओ साहब, आप प्रधानमंत्री बनाए, उसका काम करने के लिए आप मदद करो, लेकिन लोगों को गालियां देने के लिए मत छोड़ो। जैसा हमारे देहातों में बोलते हैं सब, माफ करना, क्योंकि मैं देहाती भी हूँ, सेमी अर्बन हूँ और सिटी का भी आदमी हूँ, मेट्रोपॉलिटन का। तो कभी लोग क्या करते हैं, उनको कुछ अपने गाय बछड़ों को चराने के लिए जगह नहीं है तो सरकारी गायरान में छोड़ देते हैं। सरकारी गायरान होती ना, आपके पास क्या कहते हैं मालूम, तो चारा खाने के लिए सरकारी गायरान में छोड़ देते हैं, सरकारी जमीन पे। कोई भी कोई भी वहां पर छोड़ सकता है। वैसा आप मत करो साहब, ऐसा मत छोड़ो उनको, कहीं भी चरने के लिए मत छोड़ो, पूरा देश खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सर मैं आपसे ये विनती करूंगा, सर अप्रैल को मैंने खुद सबसे पहले बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हम हर कदम पर सरकार के साथ है। ये हमने कहा, पहला आदमी मैं बेंगलुरु से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 घंटे में हमने कहा, क्योंकि हमको देश चाहिए। हम और आप मिलकर अगर बनाएंगे देश को बनता है, लेकिन एक दूसरे को कुचलने का काम करेंगे तो देश नहीं बनेगा और आपका भी नाम इतिहास से मिट जाएगा। भाइयों, सरकार जो कदम उठाएगी हमारा सरकार को पूरा समर्थन रहेगा, ये हमने कहा था, लेकिन सरकार को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हम आपके साथ जब चट्टान की तरह खड़े थे तो आप क्या कर रहे थे? आप ये कर रहे थे, भारत तैयार है, ये ऐसा फोटो मेरा डालकर आपने ये माननीय खड़गे, आप अपनी बात खत्म करें। 16 नहीं, आप देखिए, आप नियम का कोई पोस्टर और आप नहीं दिखा सकते, फॉलो द नियम। और लीडर ऑफ अपोजिशन से उम्मीद की जाती है कि वो प्लीज डू नॉट शो दिस थिंग्स, नो प्लीज, किसी तरह का पेपर पोस्टर दिखाना मना है, प्लीज सर, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नो, देखिए, नो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पीछे हैं, चट्टान के तरह हम ठहरे हैं, लेकिन हमको ऐसी से नहीं देते हैं, नहीं दिखाएगा। तो ये लानत है आप लोगों के ऊपर। ऐसे लोग देश के, हम 55 साल से गवर्नमेंट में काम किए, बाहर किए, और पॉलिटिक्स में मैं हूं, और 60 साल मैं पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूं। 55 साल से मैं हुकूमत में, यानी एमएलए एमपी कुछ ना कुछ आपके आशीर्वाद से मिला है, लेकिन मेरे को ये सजा देते आप, मैं गद्दार हूं, हमारे लोग गद्दार हैं, ये शर्म आना चाहिए। अगर ये बात रही तो मैं कहूंगा गद्दार आप लोग हैं, जो ब्रिटिश के साथ गद्दारी, देश के साथ गद्दारी की, ब्रिटिशों को सपोर्ट किया, और गद्दारी से आजादी की लड़ाई में आपने कभी हिस्सा नहीं लिया। ऐसे लोग बैठकर आप मजाक कर रहे हो और हमकी धज्जियां उड़ाने की बात करते हो। तो सर मैं ये कहूंगा कि आप विपक्षी नेताओं को बदनाम करने, ये आपकी असलियत, ये आपका असली चेहरा, चाल और चरित्र, ये सरकार का चैनल दूरदर्शन का 8 मई का प्रोग्राम है। तो इसीलिए जब सरकार का प्रोग्राम ही ऐसा होता है, कितना विष आप में भरा है, कितना पॉइजन आपके इसमें भरा दिल।
ये दूरदर्शन 8 मई को अगर आप हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे साहब, आपकी गति मेरे जैसे ही हो। आप अपनी बात कहें, अब जो कहना है हमारी गति के लिए ध्यान दें प्लीज। सर बस इस बात के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं।